हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे आज इस लेक्चर में हम लोग बेटे बात करने वाले हैं आपके छठे अध्याय की तीसरी और अंतिम एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। आज हम लोग बेटे बात करेंगे उच्चतम और निम्नतम यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बड़े नंबर में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी किताब है तो वो ध्यान दें कि 6.3 जो एक्सरसाइज है, सॉरी 6.2 जो ह्रासमान वृद्धमान वाले हमने एक्सरसाइज करी थी, उसके बाद दो टॉपिक और बनते हैं। आप पुरानी किताबों में अगर देखोगे, एक बनता है स्पर्श रेखा अभिलंब जो 6.3 के अंदर था, फिर 6.4 आपके पास में होता है सन्निकट मान याद करना। लेकिन दोनों ही टॉपिक एनसीईआरटी से हटाए गए हैं। तो हम लोग अब सीधा उन दोनों एक्सरसाइज को हटाने के बाद में हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है और 6.3 इस चैप्टर की बेटा अंतिम एक्सरसाइज रहेगी। इसके बाद एक विविध प्रश्नावली जरूर है, लेकिन वो तो खैर आपको पता ही है कि मिसलेनियस सवालों के साथ होगी। बीच के जो दोनों टॉपिक है बड़े अच्छे टॉपिक थे, लेकिन चलो हट गए, कोई बात नहीं, आपका बर्डन कम हुआ, बहुत अच्छी बात है। और दुर्भाग्य से मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो कट गए हैं, तो मैंने उनके पूरे लेक्चर शूट कर लिए। 10 दिन मेरे मतलब लगभग एक हफ्ता मैंने उन दो टॉपिक्स पे लगाया, और फिर बाद में पता चला, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो तो टॉपिक है ही नहीं। तो वो चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन मैंने उनको पब्लिक नहीं किया है क्योंकि आपको बर्डन नहीं देना चाहता। कम लेक्चर बनेंगे और आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आपको सिर्फ अब एक टॉपिक पढ़ने के बाद सीधा हम लोग समग्र में पहुंचेंगे 7वें चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए आज इस टॉपिक के बारे में जो बात करनी है, इसमें क्या है मैक्सिमा मिनिमा यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान क्या है, इस बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। और मैंने पहले ही कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं बेटा कि जैसे क्रांतिक बिंदु क्या होता है, स्थानीय उच्चतम न्यूनतम बिंदु क्या होता है, निरपेक्ष उच्चतम न्यूनतम बिंदु क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, स्थानीय उच्चतम न्यूनतम मान क्या होते हैं, निरपेक्ष उच्चतम न्यूनतम मान क्या होते हैं। बस यही टॉपिक है। मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, सिर्फ आपको इनको पहचानना है ये क्या है। इनको मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। और पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग 5.3 पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमें क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। 2 मेथड पढ़ेंगे, प्रथम अवकलन विधि और एक द्वितीय अवकलन विधि। उन दोनों विधियों से हम सारे ही सवालों को समेट करके साइड में रख देंगे, ठीक है आपके पास में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज जिस तरीके से शुरू करी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वहां से आप देखोगे तो थोड़ा सा अजीब फील आपको आएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना सिंपल आपकी भाषा में हो सके उतना समझाया जाए। और उम्मीद नहीं, पूरा 100% मुझे विश्वास है इस टॉपिक से आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, कर लोगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इस टॉपिक के नाम के बारे में में ही बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो मेरे पास में कोई फंक्शन है, मैं एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ से समझाऊंगा आपको। ग्राफ बनाना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के अंदर कोई ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल, ठीक है नहीं। अगर किसी चीज को गहराई में जाना है तो उसको समझने के लिए थोड़ा ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे कोई ग्राफ है हमारे पास, वो ग्राफ हमने सपोज कर ला इस तरीके से ग्राफ बना है। कोई फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स, हमारा ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, जहां पर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं कुछ भी, सपोज कर लो नीचे ले आया मैं इसको, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट था। आप देखो ध्यान से कि इस x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर मेरे बेटे एफ एक्स के मान सबसे उच्चतम है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना भाई। अगर एक समांतर रेखा खींच के देखोगे, है ना भाई, इस रेखा के ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, ये उच्चतम पॉइंट है। और हमारे पास में x इज इक्वल टू ए इस फलन का उच्चतम पॉइंट है। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे आप, x की जगह a रख के एफ ए, यानी कि यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ वाई एक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि हमें y की वैल्यू देगा, और y इज इक्वल टू होगा एफ ए। ये इसका उच्चतम मान हो जाएगा फलन का। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको भी डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे तो मैं भी स्पर्श रेखा में बहुत बकवास कर लेता, लेकिन मैं बहुत सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इस फिगर से देखो उच्चतम का, यानी कि आपको पास में उच्चतम का मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूँ, उच्चतम का मीनिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कि इस टॉपिक का पहला टॉपिक है। तो उच्चतम का मतलब ये हो गया बेटा कि हमारे पास कोई फंक्शन है किसी इंटरवल में, मान के चलो कि यहाँ से इस इंटरवल के बीच में, इंटरवल का मतलब इतने हिस्सा लिया ग्राफ, ग्राफ और भी तो हो सकता है ना बड़ा, भाई ग्राफ ऐसे जा सकता है कहीं भी निकल करके, लेकिन मैंने पूरा नहीं लिया, मैंने एक छोटा सा हिस्सा ग्राफ का लिया है, एक छोटा सा हिस्सा ग्राफ का लिया है, इतना है ना आपके पास में, इस अंतराल की बात कर रहा हूँ मैं। सपोज कर लो इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं और इसको यहाँ से ए से बी, इस अंतराल ए से बी में हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, जहां पर फलन का मान उच्चतम है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस x इजिकल टू सी को, तो इस सी पॉइंट को तो हम कह देंगे बेटा कि ये उच्चतम बिंदु है ना, जहां पर फंक्शन का मान उच्चतम मिल रहा है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो एफ ए नहीं होगा, फिर ये एफ सी हो जाएगा। तो y इजिकल टू अगर हम निकालेंगे x की जगह सी भर के, तो ये बेटा ये तो हो गया उच्चतम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट, उच्चतम बिंदु है ये तो, ठीक है बेटा। और बेटा ये है आपके पास में उच्चतम मान, इसका अलग नाम भी हो सकता है कुछ किताबों में उच्चतम, कुछ लोग किताबों में इसको कह देंगे महत्तम मान, क्या कह देंगे, सबसे बड़ा मतलब महत्तम मान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चतम शब्द का अर्थ क्या है। ज़्यादा हम लोग डिटेल से भी नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ मोटा मोटा एक खाका तैयार कर रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। एक छोटा सा ग्राफ और लेते हैं और इस ग्राफ में इस बार ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से डिप करता हुआ, ये तो है पहाड़ नुमा, है ना, ये देखो उच्चतम का मतलब ये पहाड़ सा बन रहा है, देखो बन रहा है ना पहाड़, पहाड़ की चोटी तो ऊंची में ही होगी ना उच्चतम वैल्यू। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहाड़ नुमा रचना है और उसका उच्चतम पॉइंट जो है, उच्चतम बिंदु ये सी है। और अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शन में जो आपको दिया गया है इसमें x इज इक्वल टू सी भर लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि बेटा थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं, ये हमारे पास कोई फंक्शन है और इसका एक पॉइंट हमारे पास में ये है, इस पॉइंट को भी मैंने सपोज कर लिया सी है, x इज इक्वल टू सी कोई पॉइंट है। अब आप इस ग्राफ के इतने हिस्से पर विचार करें, जब इस हिस्से पर विचार करेंगे तो इस हिस्से में आप ये देखो, ये सी पॉइंट जो है दिस इज द पॉइंट, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा, है ना, ये आपका c हो जाएगा तो ये y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका एफ सी। सिमिलरली x इज इक्वल टू सी जो है वो निम्नतम बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, निम्नतम बिंदु। अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ईजी। और हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एफ सी निकाल लेंगे हम लोग तो बेटे ये आ जाएगा निम्नतम मान, निम्नतम मान। लेकिन ये तो सिर्फ आपका इस टॉपिक की एक मोटा मोटा जानकारी थी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है बेटा। और उम्मीद ये मुझे है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि उच्चतम और निम्नतम, निम्नतम मैं ये मान सकता हूँ कि ये आपको दोनों टॉपिक मोटे तौर पे समझ आ गए कि क्या होता है ऊंचाई। और इसको आप देखो, ये है खाई जैसा, गड्ढे जैसा, कुएं जैसा, ये खाई है, तो खाई में गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, यानी कि कम से कम कितनी नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आपके पास में से खाई समझें आप, इसको पहाड़ समझे, क्योंकि खाई और पहाड़ का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट आपको एक बार देखने हैं, फिर मैं आपको सीधा मेथड बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एग्जाम में भी सिंपल क्वेश्चन आना है और उसी दो तरीके हैं, उन्हीं से आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। तो बेटे फटाफट लेक्चर को पॉज करो, जो भी आपको ठीक लगता हो नोट करो। अभी 2 मिनट में मैं आपके सामने आता हूँ, पानी वानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए चलिए, अब बेटा हम लोग अब बात फोकस करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स के ऊपर। ये 6 पॉइंटों को समझेंगे और इन 6 पॉइंट को समझने के बाद में आप लोग सीधा मैं आपको फिर मेथड बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा और आज ही आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हल आप कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत इजीली आपको समझना है, बहुत इजी टॉपिक है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। एनसीईआरटी से बहुत अध्ययन करके मैंने ये बातें निकाली हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं और उस ग्राफ से एक पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, वाई डैश नीचे की तरफ आ जाएगा।
ऊपर की तरफ वाई एक्सेस हो जाएगा एंड ये हमारे पास में है मूल बिंदु, ठीक है। इधर की तरफ आपको पता ही एक्स डैश हो जाएगा, है ना, लिखना चाहो लिख दो, नीचे की तरफ वाई डैश लिखना चाहो लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता हूं मैं बेटा ताकि आपको चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतने ग्राफ से शायद पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इतने ग्राफ से शायद नहीं, एक दो पॉइंट और हमें बताने, तो थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस और दिस इज द पॉइंट हेयर, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये ग्राफ है ग्राफ से मैं अभी भी कहूँगा डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ आपको जो पॉइंट है इनको इनका मीनिंग समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ बेटा। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी ग्राफ के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको जब हम मेथड बताएंगे तो आपको मेथड, ठीक है ना, आपको मेथड समझ में आने चाहिए और मेथड से ही सवाल हल होगा। और इन वैल्यूज को देखो, करना क्या है, जो मेथड बताएंगे हमें इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा और वो मेथड बताएगा हमें कैसे ये निकलेंगे, किस क्या तरीका है। इस ग्राफ के जरिए सिर्फ हमें इनकी जानकारी लेनी है कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अगर इनको आप समझ लोगे ये होते क्या है, तो फिर क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा आप कंफर्टेबल और हो जाओगे। चलिए देखिए, तो अभी हमने पढ़ा था उच्चतम न्यूनतम, है ना, और हमने वहां पर पॉइंट कुछ इस तरीके से लिए थे, जैसे जो पीक नीचे की तरफ जैसे लटक रहा है खाई का पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम लोग कुछ कह लेते हैं। इस पॉइंट को क्या कह लें, सपोज कर लो इस पॉइंट को कुछ कह लेते हैं C1 C2 कह लें, चलो C1 C2 कह लो, ये C1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पर इसका उच्चतम पॉइंट है ऐसे करके, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग C2 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं बेटे, नीचे वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, ये C2 पॉइंट हो गया। और अगर हम थोड़ा सा इसको भी हम थोड़ा सा देखें, इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं मेरे बेटा, ये वाला पॉइंट हमारा सपोज कर लो C3 पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, इसको हम C4 कह देते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा स्मूथ कर लो इसको ऐसे करके, इस वाले को हम लोग कह लेते हैं C5। क्या कह लेते हैं बेटे, C5, यहाँ पे नहीं C5, C5 x पे होगा ना C5, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, ठीक है ना, जो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर फलन के उच्चतम मानों और निम्नतम मानों पे चर्चा की जा सकती है। भाई अगर आप सीधी सी बात है इस ग्राफ को केवल इतने पर चर्चा करो, मतलब कहने की बात है इस वाई एक्स से इधर की बात करो, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पे, ये निम्नतम मान दे रहा है यहाँ पर। अगर आप इस ग्राफ की चर्चा करो तो यहाँ पर इस ग्राफ की इतने से कि तो ये उच्चतम मान दे रहा है, मतलब जो मैंने शुरुआत में समझाई है आपको, खाइयां जो है आपको ये खाई बनी हुई है, ये निम्नतम मान देगी, निम्नतम, है ना, निम्नतम बिंदु, निम्नतम मान, ये भी हमें निम्नतम ही देगा, ये भी निम्नतम ही देगा। ऊपर की तरफ पहाड़ जो बने हैं ये हमें उच्चतम मान देते हैं, है ना। और ये हमारी धरती है, ये मान के चलो एक्स एक्सिस जो है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रांतिक बिंदु, भी थोड़ा लेट आएगा क्योंकि अभी इसके बारे में मेथड में समझ में आ जाएगा जी। हमारे पास में सबसे पहली बात है स्थानीय उच्चतम हमें देखना है। तो उच्चतम पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, देखो उच्चतम बिंदु जैसे कि हमारे पास में ये है उच्चतम बिंदु, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां पर मैं लिखता चलूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय उच्चतम, पहला पॉइंट देखेंगे हम स्थानीय उच्चतम बिंदु, ठीक है ना। एक बात ध्यान से देखना मेरी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, देखो अगर कभी बिंदु की बात हो रही है, बिंदु का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के मान की बात हो रहा है, एक्स का मान, है ना। अगर किसी कहीं पे भी बात हो रही है बिंदु, ठीक है ना, पॉइंट की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स के मान की बात हो रही है। जैसे ये सारे के सारे बिंदु हैं C1 C2 C3 C4 C5, तो ये सारे बिंदु हैं, ये एक्स के मान है। दिस इज एक्स इज इक्वल टू C1, एक्स इज इक्वल टू C2, एक्स इज इक्वल टू C3, एक्स इज इक्वल टू C4, एक्स इज इक्वल टू C5, ये सारे के सारे एक्स के मान है। एक्स की जो मान है वो बिंदु कहलाएंगे। जैसे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे है निम्नतम मान, अगर कहीं मान की बात आ रही है, ये चीजें मान की है, इसका मतलब सीधी बात है, सीधी सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई, वाई के मान की बात कर रहे हैं, वाई का मान, जो कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, आपके पास में।
तो हम ये बात करेंगे मान की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बिंदु का मतलब x की वैल्यूज है। अब हमें देखना है इसमें स्थानीय उच्चतम बिंदु देखने हैं। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन कौन से मेरे भाई, देखो C2 है ना। स्थानीय उच्चतम का मतलब है अंग्रेजी में कहते हैं लोकल, बिल्कुल ठीक है ना, लोकल लिखा होगा मैंने यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। लोकल का मतलब आसपास के जितने भी ऊंचे वाले पॉइंट आ रहे हैं, है ना, जितने भी उच्चतम बिंदु आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे मेरे बेटे, क्या हो जाएंगे, स्थानीय उच्चतम बिंदु हो जाएंगे। यानी कि C2 और C4 जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आ गई। साथ ही साथ हमें स्थानीय न्यूनतम बिंदु भी देखने हैं। तो बेटे स्थानीय निम्नतम, है ना, क्या बेटा, निम्नतम, थोड़ा समय दोगे तो समझ में आ जाएगा। स्थानीय निम्नतम बिंदु, निम्नतम का मतलब जहां पर फंक्शन जो है हमारा वो डिप कर रहा है, खाइयां बन रही है। एक तो C1 पे बन रहा है, इट मीन C1 एक पॉइंट हो जाएगा, एक C3 पे बन रहा है, C3 एक पॉइंट हो जाएगा, और लास्ट में आप देखोगे C4 पे भी डिप कर रहा है, खाई बन रही है, तो C5 भी है। तो ये सारे के सारे लोकल निम्नतम बिंदु कहलाएंगे। तो ध्यान रखना ये लोकल निम्नतम बिंदु हो गए मेरे भाई। आपको बात समझ में आ गई? ओके, दो चीजें थी, दोनों क्लियर हो गई आपको कि क्या होता है, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। देखो बहुत इजी है देखना, इनमें से निकल करके एक पॉइंट आएगा, बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटे। निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है ना, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु कौन सा होगा? देखो हमारे पास जो स्थानीय उच्चतम बिंदु हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स है, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, वो दो हैं, C4 और C5, सॉरी C2 और C4। अब C2 और C4 में जो भी सबसे उच्चतम होगा वही हमारा निरपेक्ष एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा कौन सा इन दोनों में? C2 है। इसका मतलब C2 हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, ठीक है। और अगर बेटा हम लोग बात करें निरपेक्ष, है ना, निरपेक्ष एब्सोल्यूट निम्नतम बिंदु की, तो बेटा देखो निम्नतम बिंदु 3 है, C1 पे भी, C3 पे, C5 पे भी। C1 पे भी डिप कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, खाई बन रही है, C3 पे भी खाई बन रही है, C5 पे भी। सबसे ज्यादा खाई कहां पर है उस पॉइंट को देखो, तो पॉइंट है C3। तो C3 जो है हमारे पास में एक पॉइंट बनेगा जिसको हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे मेरे बेटा उसको, ठीक है ना, उसको क्या कह देंगे, क्या कहेंगे उसको, उसको कह देंगे निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, ठीक है। ओके मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हो सकता था कि मैं साथ के साथ ही, इनके साथ साथ ही, जैसे स्थानीय उच्चतम बताया तो मैं स्थानीय उच्चतम का मान भी आपको साथ साथ बता देता तो बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, अभी हम यही है, समझ आ जाएगा। दोनों चीजें समझ में आ गई, इसका मतलब हमने ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नति परिवर्तन का पॉइंट्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है आपके पास में, इसको भी हम मेथड के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन या ऐसा कोई पॉइंट अभी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नति आपके पास में पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा अभी। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा, तो बेहतर है इस वाले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे आप लोग। और इसको, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जब मैं मेथड आपको सिखाऊंगा तो मेथड में ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये था नति पॉइंट। अभी दूसरा ग्राफ एक छोटा सा और आएगा जहां पर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर इसको क्लियर कर लेंगे। अब स्थानीय उच्चतम और मान की बात कर रहे हैं, तो अगर बेटा थोड़ा ध्यान से देखा जाए, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान, है ना, उच्चतम बिंदु हमें पता थे, तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू होगी C2 पॉइंट पर, है ना भाई, C2 पर जो फंक्शन की वैल्यू जो बनेगी, यानी कि यहाँ पर भाई कुछ वैल्यू देगा ना, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू FC2 होगी, ठीक है ना। अगर लिखना चाहो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिख लो, चलो वैल्यूज हमारे पास में ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू FC1 हो जाएगी,
क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा के देख लेना बेटा। अच्छा ये मैंने यहाँ लिख दिया तो उसको, इसका तो दिक्कत हो जाएगी भैया। तो अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लें ग्राफ को, ठीक है ना, यहाँ पे वाई डैश ले लें और इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर कितनी बनेगी, तो सपोज कर लो ये y इज इक्वल टू आ जाएगी पॉइंट क्या C3, तो FC3, ठीक है जी आपके पास में। और अगर इसके मान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, पटरी से देख के खींच लेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि हमारे पास में हो जाएगा F, ये पॉइंट C4 है तो C4, ठीक है बेटा, FC4 आ जाएगा। फिर एक और बचता है हमारे पास में ये वाला, इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे नीचे की तरफ डिप कहाँ पे कर रहा है ये, तो लगभग थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा ना, है ना, ऐसे करता है ऐसे, ठीक है। तो ये C5 है तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, FC5 लिख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास में कुछ मान प्राप्त हो गए, जैसे कि हमारे पास में FC1, FC2, FC3, FC4, FC5। तो देखो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ पहले स्थानीय उच्चतम बिंदु हमें प्राप्त हो गए थे, लेकिन स्थानीय उच्चतम मान हमें देखना है। स्थानीय उच्चतम मान, सीधी सी बात है, स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, जो स्थानीय बिंदु पे जो मान होंगे, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C3, है ना, सॉरी C4, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो स्थानीय उच्चतम बिंदुओं पर जो मान होते हैं वही स्थानीय उच्चतम मान होते हैं, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज y की होती हैं, आपको पता है। फिर हम देखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, तो जो स्थानीय निम्नतम बिंदु है उन पर जो मान होंगे फलन के, जैसे FC1, फिर FC3 और FC4, C5, ये जो वैल्यूज निकलेंगी ये हमारी स्थानीय निम्नतम वैल्यू निकलेंगी। फिर मेरे बेटा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है, देखोगे निरपेक्ष उच्चतम बिंदु में प्राप्त है, और अगर हमें निरपेक्ष उच्चतम मान चाहिए, देखो निरपेक्ष उच्चतम मान, सीधी सी बात है, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु पे जो मान बनेगा, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु C2 था, है ना, सबसे ऊंचा जो पॉइंट था वो C2 था, तो हमारे पास ये आ जाएगा C2, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना। वीडियो को बार बार, लेक्चर को देख लेना बार बार, अगर कोई कंफ्यूजन हो, मुझे नहीं लगता मैं कुछ छोड़ के चल रहा हूँ, बहुत सीधी आराम से प्यार से समझाने का कोशिश है। ऐसे निरपेक्ष एब्सोल्यूट हमारे पास में निम्नतम मान जो होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू, लिख लो भाई निम्नतम बिंदु कौन सा है, एक ही है C3, तो f ऑफ C3। तो इस तरीके से आपने ये चीजें समझ ली हैं, ठीक है ना, ये आपने समझ ली है, ठीक है, ओके। अब चलो साथ साथ नति परिवर्तन वाले पॉइंट को, सॉरी नति परिवर्तन नहीं, हम क्रांतिक बिंदु को डिस्कस करके चलते हैं। आप जरा वीडियो को पॉज करके बेटे नोट कर लेना जो भी चीज आपको सही लगेगी। देखो क्रांतिक बिंदु के बारे में बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये इतनी पर्याप्त है बस। देखो क्या होगा कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, या हम ये कहेंगे एफ एक्स के हमें अगर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं, एफ एक्स के हमें क्या निकालने हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, इसका अवकलन कर लेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। जैसे इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन प्राप्त होगी, वहां से एक्स की वैल्यू आपको कुछ भी प्राप्त हो सकती है, ए बी सी, कई एक भी वैल्यू मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, तो जितनी वैल्यूज होंगी ये सारी की सारी वैल्यूज एक्स के जो ये मान है ना, ये कहलाएंगे क्रांतिक बिंदु। ये क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे आपके पास में। उम्मीद करता हूँ कि आपके बेटे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये खेल जो मैंने आपको बताया है। अब इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए, है ना, अब इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे बेटे हमारे पास 2 तरीके होते हैं इन सबको ज्ञात करने के लिए। मैं बहुत
रफ करने से बच रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या पता कौन सी चीज़ कब समझानी पड़ जाए। तो इन सबको डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं। एक नंबर विधि नंबर 1 प्रथम अवकलन विधि, जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के भी एग्जांपल्स भी। प्रथम अवकलन विधि, प्रथम अवकलन का मतलब है केवल dy/dx निकालना है, यानी कि केवल f' निकालने के बाद ही हम लोग चर्चा शुरू कर देंगे कि क्या करना है, ठीक है ना, आपके पास में, यानी कि केवल क्या निकालना है, f', केवल एक बार अवकलन। और फिर एक विधि और है जो कि बहुत अच्छी विधि है, हम लोग अधिकतर क्वेश्चंस द्वितीय विधि से करेंगे, है ना। मैंने नोटिस किया कि ज़्यादा हम लोग काम करते हैं द्वितीय विधि से, और उसको कहते हैं द्वितीय अवकलन विधि। द्वितीय अवकलन विधि यानी कि 2 बार अवकलन करके पता करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, उच्चतम और निम्नतम की जानकारी हम जब 2 बार अवकलन करके लेंगे, यानी कि एक बार अवकलन कर चुके थे, एक बार डबल-x f'(x) यानी कि आप d2y/dx² से भी हम लोग को चर्चा कर लेंगे। अभी विधि को विस्तार पूर्वक नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि मैंने अब तक बताया क्या है, इसको समझा दें एक बार थोड़ा सा, कि हमारे पास जो उच्चतम निम्नतम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये मेन टॉपिक बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्रांतिक बिंदु क्या होता है, स्थानीय उच्चतम निम्नतम बिंदु क्या होते हैं, निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम बिंदु क्या होते हैं, और नति परिवर्तन अभी बताएंगे, अभी वो नहीं आया है, ठीक है ना। और स्थानीय उच्चतम न्यूनतम मान क्या होता है, निरपेक्ष उच्चतम न्यूनतम मान क्या होता है, इस बारे में हमने यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से ये बिल्कुल आराम से समझाया कि क्या क्या कहाँ का क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं, क्रांतिक बिंदु हमने बताया, ठीक है ना भाई। स्थानीय उच्चतम समझ में आ गया था आपको, बढ़ जाऊँ आगे। स्थानीय उच्चतम का मतलब है लोकल, अंग्रेजी में लोकल उच्चतम, जो ऊपर वाले पॉइंट है, जो उच्चतम वाले पॉइंट है, जैसे यहाँ पर हमारा C2 और C4 है, तो हमने C2 C4 हमारे बिंदु आ गए स्थानीय उच्चतम। स्थानीय निम्नतम का मतलब जो खाई बन रही है, जो डिप बन रही है नीचे की तरफ, C1 पे बन रही है, C3 बन रही है, C5 पे बन रही है। ऐसी हमारे पास निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा होगा, मेन होगा जो, तो एक ही होगा सबसे बड़ा। तो इसमें 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, C2 और C4। तो C2 और C4 पे देखा जाए तो इनमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, उच्चतम कौन सा है, C2 है, तो हमने C2 को निरपेक्ष उच्चतम कह दिया। निरपेक्ष न्यूनतम का मतलब जो सबसे गहरा हो जाएगा, खाई में जो सबसे गहरा होगा। 3 पॉइंट्स थे गहराई वाले, C1 C3 C5, तो हमने देखा कि सबसे गहरा C3 है, तो C3 को हमने निरपेक्ष निम्नतम बिंदु कह दिया। उसी के सापेक्ष हमने निम्नतम मान स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे, तो उच्चतम बिंदुओं पर हम लोग मान निकाल देंगे y का, कि x की जगह C2 भर देंगे, C4 भर देंगे। स्थानीय निम्नतम मान निकालेंगे तो निम्नतम पॉइंट्स भर देंगे, आपके मान निकल के आ जाएंगे। निरपेक्ष मान निकालेंगे उच्चतम वाला, तो उच्चतम जो बिंदु है निरपेक्ष C2 है, तो आप ये निकाल देंगे C2 रख करके। निरपेक्ष निम्नतम बिंदु पे निकालेंगे मान, तो यह जाएगा इस तरीके से। तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाने का आपको कोशिश करा है। फिर हमने बात करी थी कि क्रांतिक बिंदु क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन दिया गया उसके क्रांतिक बिंदु अगर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, बराबर 0 रख लेते हैं, जो पॉइंट्स आएंगे फिर सॉल्व करके इक्वेशन को, वो हमारे क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके ये सब चीज़ें जरा नोट करें। फिर हम लोग बात करते हैं प्रथम अवकलज विधि की। नेक्स्ट अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम प्रथम अवकलन विधि की बात करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। एक मैं करूँगा बेटा डिस्कस के स्थानीय कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि तोड़ तो चार चित्र यहीं से बना लेते हैं। स्थानीय उच्चतम हम कैसे डिसाइड करते हैं, उच्चतम हम कैसे डिसाइड करते हैं इस विधि से, ठीक है। और दूसरा हम लोग स्थानीय न्यूनतम कह लो या निम्नतम कह लो, बात एक ही है। निम्नतम हम कैसे डिसाइड करते हैं इस विधि से, मतलब अब हम मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मैं आपके सामने समझाते हुए कुछ चित्र बना दूंगा सामने, और आप ये मत समझें कि प्रत्येक सवाल में कोई चित्र बनेगा, नहीं बनेगा। ये चित्र सिर्फ इसलिए बनेगा ताकि आपको समझ में आ जाए चीज, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन के अंदर तो आप सीधा मेथड अप्लाई करेंगे और आपको कहीं पता भी नहीं चलेगा कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें रिजल्ट निकालने के लिए ऐसा कुछ करना है। तो इस विधि के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस विधि के अंदर, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। तो एक मैं ग्राफ डिस्कस कर लेता हूं इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं इस विधि के स्टेप लिखूंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या रहेंगे।
तो सपोज कर लो हमारे पास में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जा करके ताकि क्लियर समझ में आए, तो बेटा मैं एक ग्राफ ऐसे बना लेता हूँ। उच्चतम की बात कर रहा हूँ ना, स्थानीय उच्चतम हमें निकालना है, तो हम लोग इस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके पास में, क्योंकि उच्चतम की बात होगी तो पहाड़ की बात होगी, इस तरीके से बात होगी हमारे पास। और अगर यहाँ पे हम लोग बेटा न्यूनतम की बात करेंगे तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है, न्यूनतम निकालने के लिए। इतना क्लियर है आपके पास में? ठीक है, इतना क्लियर है आपके पास में? कोई भी फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया है, उसका सबका ग्राफ बन जाता है, लेकिन ग्राफ कहीं पे बनाना नहीं है आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये तो सिर्फ समझाने का तरीका है। अच्छा एक बात बताओ, इस उच्चतम बिंदु की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाऊं, स्पर्श रेखा इस पॉइंट पे मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी, ध्यान से देखो, एक्स एक्स के समांतर है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि फंक्शन का प्रथम डेरिवेटिव, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ठीक है ना, प्रवणता होती है बेटा, वो क्या होती है, वो होती है एफ डैश एक्स या फिर dy बटे डी एक्स हम लोग कहते हैं उसको, जिसको हम दूसरे शब्दों में एफ डैश एक्स भी कह लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो अभी हमने बनाई है वो एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, तो सीधी बात है उस स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो हो जाएगी, यानी कि ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो जीरो यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो इस स्पर्श रेखा के लिए यहाँ पे ध्यान देना, उच्चतम बिंदु जब ये स्पर्श रेखा बनेगा, इसके लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो जीरो होगी, और कारण आपको समझ में आ जाएगा क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। भाई एक्स एक्स के समांतर खींचनी पड़ेगी हमें, तभी तो पता चलेगा उच्चतम कहाँ है निम्नतम कहाँ है, तभी पता चलेगा। ऐसे हाइट नापने का तरीका तो यही होता है ना आपके पास में, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हमने क्या कर लिया, इस स्पर्श रेखा को हमने देख लिया यहाँ, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कुछ कह लो, जैसे कि हमने इस पॉइंट को सी कह लिया, सपोज कर लो इसको सी कह लिया, एक्स इज इक्वल टू सी कह लिया आपने इसको, ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना कहानी अब शुरू होती है। मैं क्या कर रहा हूं कि इस पॉइंट सी से ना थोड़ा सा इधर की तरफ एक पॉइंट लेता हूं यहां पर लगभग, और इस पॉइंट में मैं स्पर्श रेखा बनाता हूं ऐसी, जिसको मैं पीछे खींच देता हूं ऐसा करते हुए। इस पॉइंट पे, पॉइंट के बारे में बात नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्पर्श रेखा से बात करनी है सिर्फ। तो आप एक बात ध्यान से सुनो मेरी भाई, बहुत ध्यान से सुननी है मेरी बात आपको। क्या ध्यान से सुननी है कि जो स्पर्श रेखा है ये एक्स एक्स के साथ में सपोज कर लो थीटा एंगल बनाएगी। जब हम इस ग्राफ के बाईं तरफ पॉइंट लेंगे तो हमें ये जो थीटा मिलेगा ये 100% 90 डिग्री से छोटा मिलेगा, ये गारंटी है, इस बात को दिमाग में रख लो। कहीं भी बना लो, आप यहां बनाओगे तब भी आप स्पर्श रेखा बनाओगे तब भी वो 90 से छोटा ही बनेगा, कहीं भी बनाओगे, यहां बनाओगे तब भी एक लाइन खींचोगे तब भी वो 90 से छोटा ही मिलेगा, 100% ये क्लियर है कि 90 से छोटा ही मिलेगा। और अब मेरी बात सुनो, जो हमारी प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की, है ना, वो निकाली जाती है m इज इक्वल टू टेन थीटा से, है ना, और इस प्रवणता को हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब थीटा, आप ध्यान दो, जब थीटा 90 से छोटा है, यानी कि आपके पास में प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और पहले चतुर्थांश में तो 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 जीरो से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 10 जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू भी हमारी जीरो से बड़ी हो जाएगी। मतलब ये रहा कि आप इस बात को ध्यान दें कि इधर के लिए एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। अगर इस बात को आप ऐसे हजम नहीं कर पा रहे, आप इस बात को ये कह सकते हो कि एफ डैश एक्स जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। भाई जीरो से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होगा। बात आपको मेरी समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रही है? ओके। मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इधर की तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से इधर की तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे, बेटे इतना काम हमें क्वेश्चंस में नहीं करना,
आपको समझाने के लिए ड्रामा हो रहा है सिर्फ ये। अभी बात सुनते जाओ सिर्फ। इधर की जब कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर इस तरफ कोई पॉइंट ले लेंगे मेरे बेटे और उस पॉइंट में मैं स्पर्शरेखा बनाने लग जाऊंगा ऐसे करके, तो ये कन्फर्म सी बात है, जब हम इसका एक्स एक्स से झुकाव देखेंगे, थीटा एक्स एक्स से झुकाव देखेंगे, यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। देख लो आप भाई, कहीं भी पॉइंट लोगे आप, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा। फिर वही बात कि टेन थीटा जो है जब 0 से, सॉरी 0 से नहीं मैं कह रहा हूँ 90 से बड़ा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, इसके लिए माफी, क्योंकि 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा, 100% 90 से बड़ा। इधर कोई भी स्पर्शरेखा इस पॉइंट से इधर की तरफ इस ग्राफ पर कोई भी स्पर्शरेखा आप बनाओगे तो उसका जो प्रवणता आएगी, ये ढाल जो आएगा उसका झुकाव थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से बड़ा होगा। अब आप सुनो, 90 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि 90 तो यहाँ होता है, हम दूसरे चतुर्थांश में चले गए, और यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जब टेन थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सीधी सी बात है यही तो हमारा एफ डैश एक्स होता है, अवकलन एफ डैश एक्स की तो प्रवणता होती है। इसका मतलब इस हिस्से के लिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी मेरे बेटा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। ये कहिएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बस अब कंक्लूजन निकालना हमें, अब क्या निकालना है, कंक्लूजन। देखो देखो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर जैसे सी पर, सी के बाईं ओर, या ये कहें बाईं से दाईं ओर जाने की तरफ, हम अगर मैं इधर से इधर जाऊं, है ना, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, इस ग्राफ पे इधर से इधर जा रहा हूं, एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, ध्यान से देखना बेटा इस बात को, एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ठीक है, तब हम इस सी पॉइंट को क्या कहेंगे, तब हमारा ये जो पॉइंट है सी, इसको कहेंगे स्थानीय उच्चतम बिंदु। ठीक है ना, आपके पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में तब जो हमारे पास ये सी पॉइंट है, सी एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है, लोकल, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, अंग्रेजी में लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। और y इज इक्वल टू, अगर आप एफ सी निकाल लोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है ना, किसका, एफ एक्स का, है ना, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का ये क्या हो जाएगा, हमारा स्थानीय उच्चतम मान आ गया। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी आपके पास में, देखो ये कोई लाइन है और इसमें कोई हम पॉइंट ले ले, मान के चलो 2 ले लिया, अगर इधर फंक्शन एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, इधर तो पॉजिटिव बन रहा और इधर बन रहा नेगेटिव, तो अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इधर से इधर जाएं, अगर चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अगर मैं किस तरफ, बाईं से दाईं की तरफ चलूंगा, तो सीधी बात है ये पॉइंट जो है ये कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा बेटे, स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु। गर्मी बहुत है यार, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, एसी नहीं चलता ना, ठीक है ना, क्योंकि पंखा तो चल रहा है लेकिन पंखे से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा यार, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ रही होंगी बातें, वैसे पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश है कि ये समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हो गया, यानी कि सी जो है हमारा क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब इसमें आ जाओ, अच्छा इसमें C1 कह लो, इसको आप क्या कह लो, C1, क्योंकि उस वाले में भी डिस्कस करना है ना मेरे को। तो यहाँ पे C1 स्थानीय उच्चतम हो जाएगा, तो C1 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया जो कि हमारा निम्नतम पॉइंट बन रहा है, लेकिन इसको देखना क्या है, स्थानीय निम्नतम है या नहीं है, लोकल C2 कह लो इसको। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना इस चीज को भी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली, कि अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा फैलाकर बनाएं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, तो अगर मैं इसके किसी एक पॉइंट पर, यहां पर थोड़ा सा ऐसे ही बना लो, ऐसे, ठीक है,
ये पॉइंट सी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, C2। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाऊं मैं अगर, तो स्पर्श रेखा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। आपको वही बात समझ में आनी चाहिए जैसे उधर किया मैंने कि इस पहले रुक जाओ, स्पर्श रेखा से पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग C2 यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना लें ऐसे एक्स एक्स के समांतर, तो उस एक्स एक्स के समांतर के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं तभी क्रांतिक बिंदु निकलते हैं। ये हमारे क्रांतिक बिंदु ही निकल रहा है, ये वाला हमारा क्रांतिक बिंदु है। उस क्रांतिक बिंदुओं पे हम लोग फिर चेक करते हैं स्थानीय, उच्चतम, न्यूनतम, निरपेक्ष, तमाम तरीके की चीजें चेक करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके इधर वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा बना रहा है एक, लो बना दी भाई। अब इसका एक्स एक्स एंगल देखो, ये वाला भाई देखो, जब ढाल देखते हैं यानी कि झुकाव देखते हैं वो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन दे देखते हैं। ये जो थीटा बनेगा ये 100% 90 डिग्री से बड़ा होगा अगर इधर की तरफ कोई स्पर्श रेखा बनेगी तो। फिर वही केस जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हमें क्लियर सी बात है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा, 0 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स मेरे बेटे वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर की तरफ अगर मैं कोई स्पर्श रेखा बनाऊं ऐसे बनाते हुए यहाँ पे खींच दूं, चलो क्रॉस करते हुए निकलेगी, हमने ऐसे बोझ इधर बढ़ेगी। यहाँ पर जो थीटा आएगा, तो ये जो थीटा होगा हमेशा 90 से छोटा होगा। इसका मतलब इस स्पर्श रेखा के लिए एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू रखेगा, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर देखो C2 के दोनों तरफ क्या हो रहा है, इस C2 पॉइंट के दोनों तरफ क्या हो रहा है, पॉइंट C2 के दोनों तरफ क्या हो रहा कि चिन्ह नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। देखो जब हम हमेशा बाईं से दाईं की तरफ जाएंगे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था, लेकिन इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है जब हम इधर जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, यदि ऐसा होता है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह ठीक है ना, का चिन्ह बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से, या फिर एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले, पॉजिटिव में, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऋणात्मक धनात्मक, है ना, में बदले, तो है ना, तो हम क्या कहते हैं, C2 बिंदु, जो C2 बिंदु है वो कहलाएगा स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। क्या है, स्थानीय न्यूनतम या फिर निम्नतम बिंदु है। ठीक है ना, और स्थानीय न्यूनतम मान क्या आ जाएगा फिर हमारा, वो आ जाएगा F कहां पर, C2 पर। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ये बातें अभी आपको समझाई जा रही, सिर्फ इसमें क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज इस्तेमाल होनी है भाई साहब, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये चीज इस्तेमाल होनी है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं इस्तेमाल होना। सिर्फ हम चिन्ह ही चेक करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या चेक करेंगे, चिन्ह ही चेक करेंगे, और चिन्ह चेक करने के बाद ही हम लोग कह देंगे, जब हमें पता चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा, तब हम स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम होने का निर्णय ले लेंगे, बहुत इजीली। ठीक है ना, बहुत इजीली बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास प्रथम अवकलन विधि के कुछ स्टेप लिखने वाले हैं। सबसे पहली बात, फलन हमें क्या होगा, एफ एक्स जो होगा स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 को ध्यान रखें, क्वेश्चंस को भी कराऊंगा अभी, स्टेप 1 की ध्यान रखें। एफ एक्स हमें दिया गया है, दिया है, लिख लो। स्टेप 2 में बेटे आपको क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधी बात है एफ डैश एक्स, यानी कि एक बार अवकलन जब कर लेंगे इसका, उसको 0 रख देंगे।
फिर क्या होगा, हमें यहां से कुछ पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है ना आपके पास में? ठीक है बेटा, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुछ पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब जब हमें कुछ पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे बेटा, फिर हम लोग इन रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे कि क्या 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 स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे स्टेप 3 में कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो में बदले, वही बात जो मैंने कहा है, तब है ना, जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, जिस भी पॉइंट, जैसे एक्स इजिकल टू ए पे चेक करें, एक्स इजिकल टू ए पर, है ना, एक्स इजिकल टू ए पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि ए कोमा बी ले लो, आप ए कोमा बी ले लो, जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं। यदि एफ डैश एक्स पर हमारा चिन्ह जो है प्लस से माइनस में बदल रहा है ना, कहां पर बदले, कहां पर, एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे बेटा, तब नीचे वाली लैंग्वेज आ जाएगी वही, तब ए स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। अभी जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। और यदि दूसरा केस हम दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसे देखते हैं बेटे, बाईं से दाईं ओर, ध्यान रखना हमेशा बाईं से दाईं ओर देखते हैं। एफ डैश एक्स का चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट हमारे पास में यहाँ है ए, तो बाईं से, इधर से, है ना, आप लोग इधर से इधर ही देखेंगे, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो सीधा कह देंगे उच्चतम हो गया। अगर हमारे पास इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो कह देंगे बेटा ये निम्नतम हो गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले तो तब हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं बेटा, एक्स इजिकल टू बी पर, है ना, एक्स इजिकल टू बी पर। अभी तो जनरली बात कर रहा हूं, जब क्वेश्चन करूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तब एक्स इजिकल टू बी एक स्थानीय न्यूनतम या फिर निम्नतम बिंदु है। और स्थानीय न्यूनतम मान कितना आ जाएगा बेटा, स्थानीय लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, निम्नतम मान कितना आ जाएगा बेटा, वो जाएगा एफ ऑफ बी, है ना, यानी कि ये पॉइंट उसमें रख देंगे हम उठा करके ऊपर। तो अभी आपको मैं समझता हूँ 10% भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, थोड़े पसीने वसीने साफ कर लूँ, 2 मिनट का समय दे दो यार। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए बेटा, एक मिस्टेक होगी यार, वो स्टेप जो मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो रफ करते समय रफ हो गए, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने वो नोट कर लिए होंगे, क्योंकि अगर वो लिखे रहते तो मैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सवाल को करता। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में है, आप लोग अपनी कॉपी में देखते रहना वो स्टेप्स कहाँ लिखे हैं। हमें कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, और एग्जाम्पल नंबर 29 रहेगा पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें ये 5.5 वाली एक्सरसाइज है, 6.5 की एक्सरसाइज है। तो हम लोगों को क्या कहा गया है, वही काम जो अभी मुझे आपको सिखाया है, ग्राफ व्राफ नहीं देखना, बड़ा सिंपल तरीके से देखना है। हमें इस फलन के स्थानीय और न्यूनतम बिंदुओं के को ज्ञात करना है। पहला स्टेप क्या होता था कि हमें फंक्शन दिया जाता था, देखो ध्यान से कॉपी में। दूसरे स्टेप में मैं क्या करता था, एफ डैश एक्स निकालता था, यानी कि एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे आप, सापेक्ष अवकलन, क्योंकि अवकलन का उपयोग है ना इसमें, तो अवकलन तो करना ही है। अवकलन करने पर तो मेरे बेटे ये आ जाएगा एफ डैश एक्स
x की घात 3 का 3x² हो जाएगा और x का गुणांक 3 तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, देखो क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए है ना, हम लोग क्या करते थे कि f' को 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। 3x² माइनस 3 जो है आपका, इसको 0 रख देंगे। क्या रख देंगे मेरे बेटे, 0। इसका मतलब कि 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर, 3 तो 0 नहीं हो सकता है ना, तो या बट्टे पहुंचा दो जैसा भी समझो। तो ये x² माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का x+1 और x माइनस 1 बराबर 0, या फिर आप ये कह लें कि x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी माइनस का, एक आ जाएगी प्लस का 1। तो ये हमारे बिंदु आ गए। हमें दिन को देखना, क्रांतिक बिंदु हमारे ये आ गए। अब हमारा काम आता है मेन काम, जिसमें हम लोग चेक करेंगे स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के लिए। आपको करना क्या है, इतना काम करने के बाद में यही तरीका है क्वेश्चन करने का, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि नंबर लाइन बना लेनी है, संख्या रेखा बना लेनी है रियल नंबर्स की। और आप सभी को पता है मेरे बेटा कि इधर की तरफ तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, और इधर की तरफ आप लोग माइनस इन्फिनिटी दे जाते हैं। और इन क्रांतिक बिंदुओं पर इस पर कहीं ना कहीं लॉट कर देंगे, मतलब दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो कहीं -1 होगा, और -1 की दाईं तरफ ही पक्की बात है कि 1 कहीं ना कहीं होगा, इतना कन्फर्म है। अब आपको करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है, हम लोगों को चेक करना, क्योंकि आपको पता है हम लोग f' के, जो मैंने अभी तरीका बताया है, के चिन्ह से डिसाइड करते हैं कि यह स्थानीय उच्चतम बिंदु है या न्यूनतम है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो स्थानीय उच्चतम। देखो मैं बताता हूं भी, करता हूं, तो प्रैक्टिकल करोगे समझ में आ जाएगा। आप इस -1 की दो हिस्से हैं, दो तरफ है, इस तरफ का मान है, इस तरफ का मान है। आप एक काम करो, -1 से इधर की तरफ का कोई मान रख के देखो f' में। f' हमारा क्या है, f' हमारा क्या है बेटे, ये है f'। 3x² माइनस 1 मैंने कह दिया, इसको 3x² माइनस 1 कह दिया। 3 कॉमन निकल, जो नीचे भी करा काम मैंने। तो अगर मैं इस तरफ का कोई मान रखूंगा, इधर की तरफ कौन मान होगा, जैसे माइनस का 2 ही रख लो, तो f' की वैल्यू अगर हम लोग -2 रखें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो 4 रहेगा, 4 - 1 कैलकुलेट कर लो तो 9 आ जाएगा। और ध्यान से देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब -1 से इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है। -1 से इस तरफ क्या आ रहा बेटा, पॉजिटिव आ रहा। अब -1 से इधर वाली कोई वैल्यू रख के देखो, यहां वाली 1 से पहली इधर वाली, इधर की तरफ कौन सी वैल्यू आएगी, सपोज 0 आ रही बीच में, यहां कहीं 0 आ जाएगा, तो आप f0 लेके देखो, f' की वैल्यू निकालो। 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 - 1, ये आ जाएगा -3, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है नेगेटिव। तो अब आप -1 के बारे में क्या कहोगे, ठीक है नहीं, चूंकि आप देखो है ना, चूंकि -1 है ना, बिंदु जो हमारे पास में क्या है, बिंदु जो हमने लिया है -1, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के बाई से दाईं ओर जाने पर f' का चिन्ह पॉजिटिव से या धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है ना। धनात्मक को शॉर्टकट में से लिख देंगे पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव से ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब हुआ। अतः इसीलिए हम ये बात कह देंगे x इज इक्वल टू -1 जो हमारे पास में पॉइंट है ना, एक कैसा पॉइंट हो जाएगा। आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन अभी बताया ग्राफ के माध्यम से कि भैया अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में नेगेटिव, तो इस केस में हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट, यानी कि स्थानीय उच्चतम बिंदु। एक स्थानीय, मुझे लगता है बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु।
ठीक है बेटा, हमने इस वन के बारे में बात कर ली, पॉइंट हमारे पास में दो थे तो एक इस वन, इस पे भी चर्चा कर लो। इधर की तरफ देखने की जरूरत नहीं, इधर क्लियर दिख रहा है आपको नेगेटिव है, उधर चेक करो सिर्फ कि 1 से इनफाइनाइट तक का कोई पॉइंट इधर से ले लो। जैसे आप इसके लिए, अब दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लो इधर से हम लोग, वैसे ये काम जो है आपका ये पूरा रफ का काम है, इसको आप फेयर करना चाहें तो कर ले, नहीं तो रहने दें। ये पूरा का पूरा रफ कार्य है बेटा, ठीक है ना, ये पूरा रफ कार्य है। तो अब मैं एक बार और रफ कार्य कर रहा हूं, इधर का कोई पॉइंट, जैसे x इक्वल टू मैं 2 भर लेता हूं, है ना, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है अगर मैं 2 भरूंगा, हमारे पास 3x² माइनस के 1 है, तो जब मैं f2 देखूंगा, एफ डैश 2 यानी कि 2 पे देखूंगा तो 3 4 माइनस 1 ये 9 ही आ जाएगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब इधर की तरफ भी ये पॉजिटिव है। तो अगर 1 के बाईं दाईं देखें, जब हम लोग इधर जा रहे हैं, ध्यान से देखो 1 से, तो 1 की बाईं ओर तो नेगेटिव है और दाईं ओर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये स्थानीय निम्नतम पॉइंट हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया है आपको। तो लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे आप लोग, ये जरा नोट कर लो, फिर मैं यहीं पे ही लिख दूंगा, इसको वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव हो गया तो लैंग्वेज क्या बनेगी, ये दूसरे पोर्शन के लिए लैंग्वेज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि हम लोग अगर 1 ले लेंगे कि बाईं से दाईं ओर जाने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह अब क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। इसका मतलब जो x इक्वल टू 1 है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है। बात आपको समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात आप मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर कभी हमारे पास में ऐसा केस आ जाए कि दोनों तरफ समान चिन्ह आ जाए, क्लियर हो ही ना, ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर हमारे पास में सपोज कर लो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करा और एक पॉइंट लिया, यहाँ पर कुछ भी मान के 3 कोई पॉइंट लिया, इसके इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी वाला पोर्शन, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी आपका पॉजिटिव आ रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जो शुरुआत में हमने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, नति परिवर्तन बिंदु। क्या कहते हैं इसको, नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा भैया, नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, इधर की तरफ इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये नति परिवर्तन बिंदु। अगर नेगेटिव है तब भी नति परिवर्तन बिंदु उसको हम लोग कह देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जरा लेक्चर को पॉज करके पूरा फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आगे की तरफ और आपको जो द्वितीय अवकलज विधि है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन बेटे और करते हैं, देखिए, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर आप 30 पे जाओगे तो वो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करा रहा है हमारे से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो बेटे तो संपर्क तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप लोग लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि सारी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 30 में अगर ध्यान दें, उसने एक फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में 2x की घात 3 और माइनस के 6x², फिर आपके पास में 6x और प्लस के 5। इसके लिए भी वही काम करना, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने हैं हमें। तो भैया हम सबसे पहले स्टेप तो क्या करते हैं, हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष हम लोग क्या कर लेते हैं बेटे, अवकलन कर लेंगे, है ना। जो मैंने काम करा, मैं अभी सिर्फ प्रथम विधि से करा रहा हूँ सारे सवाल, अभी दूसरी बताऊंगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6x² माइनस के 12x, ठीक है, और प्लस के 6 इज इक्वल टू प्लस 0 जब अवकलन करा मैंने। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास में 6x² प्लस के 12x प्लस के 6, ठीक है, आपके पास में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ डैश एक्स को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो आपका 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1। और आप बच्चे बड़े समझदार हो, अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी ध्यान से देखें। हम लोग अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बेटे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक
बिंदु ज्ञात करेंगे, जो कि हमने आपको बताया तरीका। बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बेटे, क्या करते हैं हम लोग, करते हैं कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है उसको 0 कंसीडर करते हैं। 6x - 1 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो x का केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, वो होगी 1। और अब एक संख्या रेखा बना लेंगे, और संख्या रेखा पे इधर इन्फिनिटी, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, x = 1। तो जब ये x = 1 हो जाएगा, तो अब देखो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, दिस इज 6 × x - 1 का होल स्क्वायर। वैसे सब लोग देख के ये बता सकते हैं, क्योंकि सर होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 के इधर की कोई वैल्यू रख के देखो, तब भी ये पॉजिटिव होगा, चेक कर लो। और आप अगर 1 के उधर की कोई वैल्यू रखोगे तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अब कि बाईं और दाईं ओर, है ना, बाईं से दाईं ओर के मानों में, जब हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता तो हम क्या कहते, स्थानीय उच्चतम। नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाता, स्थानीय न्यूनतम हो जाता। दोनों तरफ सेम चीज़ है, तो तब हम इसको x = 1 को क्या कहते हैं, x = 1 नति पॉइंट है, नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। इसे डिटेल से लिख रखा उन्होंने, पढ़ भी लेना। अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं कि अब आपको थोड़ी सी बातें क्लियर हो रही होंगी। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बेटे चलते हैं द्वितीय अवकलज विधि पे। किस पे चलते हैं, द्वितीय अवकलज विधि, जिसको जान करके हम लोग फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो हम करते हैं द्वितीय अवकलज, अवकलन विधि। देखो सुनो, शुरुआती स्टेप तो बेटे सेम रहेंगे जो हमारे प्रथम अवकलन विधि में थे। मैं गलती से मिटा चुका हूं, नहीं तो कंपेयर करके भी आपको दिखा देता। सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें f(x) स्टेप 1 में आपको क्या दिखाई देगा बेटा, स्टेप 1 में क्या होगा आपका, स्टेप 1 में आपका हो जाएगा कि f(x) ये जो है वो दिया है, ये तो हमारे पास में दिया है, ठीक है ना। स्टेप जो 2 होगा, स्टेप 2 में क्या करना है, हम लोगों को f डैश एक्स ज्ञात करना है। f डैश एक्स ज्ञात करेंगे, ज्ञात करो। और क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोगों को बेटे क्या करना है, ज्ञात करने के लिए हम लोगों को f डैश एक्स को हम लोग क्या कह देंगे, 0 कह देंगे। फिर यहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी, है ना। x की 1 वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, कुछ भी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी, बहुत सारी नहीं मतलब कुछ भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ मिल गई a b c, 3 वैल्यू पे डिस्कस कर लेते हैं। इतना करने के बाद में स्टेप थर्ड क्या कहेगा, स्टेप थर्ड क्या कहेगा, स्टेप थर्ड में आपको इसको समीकरण 1 कहना आप, है ना, कि समीकरण 1 का हम लोग बेटे पुनः अवकलन करेंगे, जिसकी वजह से द्वितीय अवकलन विधि इसको कहते हैं। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब द्वितीय अवकलन करेंगे तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या निकाल लेंगे, f डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, जब f डबल डैश एक्स निकाल जाएगा उसके बाद में हम लोग अपनी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि हम लोगों का काम है निष्कर्ष रिजल्ट में। जैसे x = a पर आप क्या करोगे, अगर f डबल डैश a का मतलब है कि x = a पर f डबल डैश a, यानी द्वितीय अवकलज का अगर चिन्ह जो है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, अगर चिन्ह जो है धनात्मक आता है, क्या आता है बेटा, चिन्ह अगर ये धनात्मक आता है, ठीक है ना, का चिन्ह अगर हम लोग सॉल्व करके देखें धनात्मक आ जाए, कैसा आ जाए, धनात्मक है हो, तब जो x = a है, ये ध्यान रखना, इसको कहेंगे मैं स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ये
समझ में आ रही बात? न्यूनतम बिंदु है, याद रखना है, उल्टा चक्कर है थोड़ा सा कि अगर धनात्मक आएगा तो न्यूनतम बिंदु मिल जाएगा, और लेकिन अगर एफ डबल डैश सपोज कर लो बी, हमारे पास इस बी पे देख रहे हैं हम, एफ डबल डैश बी पर क्या होगा, का चिन्ह जो है, अगर का चिन्ह जो है, चिन्ह अगर ऋणात्मक आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक हो, तब बेटा क्या करना है, तब कहेंगे कि x इज इक्वल टू जो बी पॉइंट निकला है वो क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और अगर ये मान भी ज्ञात करने पड़े तो मान आसानी से ज्ञात कर लोगे आप। जैसे कि आपको सपोज कर लो स्थानीय, वैसे सवाल में बताऊंगा आपको कैसे निकालना, या बता दूँ ही, चलो अभी पहले पूरा कर लो फिर बताऊंगा। एक पॉइंट और बचा, सपोज कर लो अगर केस ऐसा बनता है कि ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट, अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू सपोज कर लो तो 0 आ जाए, हमारा कोई पॉइंट है सी रखने पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहेंगे कि द्वितीय अवकलज विधि असफल हो गई, द्वितीय अवकलन विधि फेल हो गई या असफल हो गई, क्या हो गई, असफल हो गई। इस केस में क्या करेंगे, फिर हम लोग वापिस कहाँ पर, हम लोग पुनः प्रथम अवकलन विधि से बात करेंगे, प्रथम अवकलन विधि का प्रयोग करेंगे, विधि का प्रयोग करते हैं, करेंगे। समझ में आ रही बात? ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटे, ये आपकी किताबों में बहुत कम लिखी हुई हैं, तो मैंने बड़ा सिंपल करने की कोशिश करी है इन क्वेश्चंस को। चलिए, इस मेथड को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग बात करें 32, एग्जाम्पल सारे कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है बीच बीच में से उठा के कर रहा हूँ, 31वां भी छोड़ा है लेकिन मैं कराऊंगा जरूर, थोड़ा काम इंट्रोडक्शन में समय ज़्यादा लगेगा। 32 में कहा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, और हमें 3x की घात 4 प्लस के 4x की घात 3 माइनस के 12x स्क्वायर और प्लस का 12 के स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम की बात करनी है। और हमें इस बार प्रथम विधि से आप कर लोगे, प्रथम अवकलन विधि से आप कर लोगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। तो हम लोग द्वितीय अवकलन विधि से करते हैं, इससे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये दे दिया गया है, फिर हम लोग स्टेप 2 में x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है बेटा। अवकलन करने पर बहुत इजी चीज़ें हैं अगर ध्यान से देखोगे तो बेटे एफ डैश एक्स हमारा मिल जाएगा, हमें इसका अवकलन करेंगे 4 तिया 12 एक्स की घात 3, या फिर 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 दूनी 24 एक्स प्लस 0, ठीक है जी आपके पास में, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ 12 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा एक्स की 12 एक्स कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2, ठीक है। और आप इतने निपुण, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे मेरे बेटे कि आप इसके फैक्टर जब करोगे तो आ जाएगा, फैक्टर करने पे x माइनस 1, 2 के टुकड़े घटाने पर एक आता है, 2 एकम 2, है ना। तो आप इसको फैक्टराइज कर लोगे अपने क्लास 10th 9th के तरीके से, तो ये आपके पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्या करें क्रांतिक बिंदु के लिए, है ना, क्योंकि हमारा क्रांतिक बिंदु इसी स्टेप में होना है। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को ना 0 कंसीडर कर लेंगे, तो यानी कि आपके पास में 12x और x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स 12 खत्म कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इनको अलग अलग रखोगे तो x के वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 मिल जाएगी, एक 1, एक माइनस का 2, तो ये पॉइंट मिल जाएंगे। देखो प्रथम अवकलन विधि में तो काम तो यहाँ तक भी करना चाहो तो आप अब इस पे नंबर लाइन खींच के भी प्रथम अवकलन विधि के तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा पॉइंट स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय निम्नतम है, आप आराम से चेक कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, द्वितीय अवकलज विधि से करना है हमें। हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दिया करो, जैसे हमारे पास में यही आ गया, अरे ऊपर वाले को कह देते तो बढ़िया रहता, ठीक है ना।
ये एफ डैश एक्स ये है ना। अब हमारे पास जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स को हम जो है अगर एफ डैश अवकलन करना कहाँ आसान रहेगा, यहाँ पे ले लीजिए वाला ले लो, 12x की घात 3 प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 24x। ले तो ये भी लेते बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी गुणा करते फिर अवकलन करते, तो हमने ये उठा लिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे बेटे। तो हमारे पास ये मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आप। लेकिन हम लोग देखो 12 36 एक्स स्क्वायर और 12 दूनी 24 एक्स और माइनस के 24, बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल गई। या एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आप 12 कॉमन निकाल लो, अंदर से आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस के 2x माइनस के 2। तो फाइनली अब हमारे पास हमारा वो वाला मटेरियल तैयार हो गया जिससे हम फाइनल आंसर निकालेंगे। ये क्या है हमारा 12 3x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 2, ठीक है जी, माइनस के 2, ठीक है। तो अब बेटा देखो हम बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे, 0 पर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ये काम हो रहा है जो आपको तब नहीं समझ में आएगा, जब मैं लिख रहा था तो अब समझ में आ जाएगा। तो जब 0 लिखेंगे तो 12 इंटू देखो 0 प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस का 24 आ जाएगा। ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डबल डैश 0 की जो वैल्यू है वो कैसी है, 0 से छोटी है, नेगेटिव है। कैसी है, ऋणात्मक है या फिर लिख दो नेगेटिव है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट हो गया, नेगेटिव होने पे क्या होता था, देखो नेगेटिव होने पे उच्चतम बिंदु आ जाता था। x इक्वल टू 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है मेरे बेटे, बिंदु है। समझ में आ रही है बात, ओके। अब हमें x इज इक्वल टू, इसमें कोई लाइन वाइन नहीं खींचनी पड़ती, यही यूज करेंगे ज़्यादा हम लोग। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, x इज इक्वल टू 1 पर, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश डबल डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे और आप भर दोगे ऊपर की तरफ, 12 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2, इससे कटाइए तो आप देखो 12 3 36 आ गया, ये पॉजिटिव है। एफ डबल डैश 1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 क्या है हमारे पास में, x इज इक्वल टू 1 क्या है, एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। बात आपको समझ में आ रही होगी। एक लास्ट पॉइंट और बचता है जिसमें हम लोग x इज इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं, है ना। तो इस पर क्या करेंगे, एफ डबल डैश -2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भरेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे भर रहे हैं बेटा ऊपर वाले में 12 3 और -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे जब -2 रखें तो माइनस का 4 एंड माइनस का 2 तो आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारे पास में। 12 माइनस 6 तो आपका आ गया 12 6 आ गया, और 12 6 72, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यही सेम केस कि x इज इक्वल टू -2 भी क्या हो जाएगा, हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु बन जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू -2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो ये बेटा आपको मैंने कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, प्यार से। तो ये चीज़ें मैंने बताई, एग्जाम्पल्स बीच बीच में से कराए हैं, पूरे नहीं कराए हैं। तो इंट्रोडक्शन नंबर 1 कहो आप इसको आज जो मैंने किया है, क्योंकि काम अभी थोड़ा सा बाकी है। आपको टेक्निक जो बतानी थी मैंने, मेन जो पॉइंट थे वो बता दिए हैं। बस आपको थोड़े से वरी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसमें बारे में बात करना है। तो अब हम लोग बेटे आगे का पोर्शन, आगे के एग्जाम्पल जो भी चीज़ें सीखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इंट्रोडक्शन नंबर 2 में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।